हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे डीआरडीओ सेप्टेम 10 के बारे में। अभी काफ़ी टाइम से इसका नोटिफिकेशन चल रहा है ना। अगर हम देखेंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो इशू हुआ था वो 23 अगस्त को हुआ था, लेकिन अभी कल से यानी कि 3 सितंबर से यानी कि 3 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो अब आप आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी ITI वाले स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा वाले हैं, इसके अलावा जो अदर स्टूडेंट्स हैं, तो सभी के लिए अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। तो आप अपने हिसाब से कि भाई आपके लिए कौन सी वैकेंसी है, कौन सी नहीं है ना, आपकी अपनी एजुकेशन के हिसाब से, क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आप लोग अपना देखेंगे। देखिए, जिनको पता है इट्स वेल एंड गुड, और जिनको नहीं पता है तो इनको यहाँ से आज पता चल जाएगा। इसलिए हम थोड़ा ना मोटी मोटी जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आज आपके साथ थोड़ा डिस्कस करेंगे। थोड़ा सिलेबस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, एग्जाम पैटर्न वगैरह डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हर चीज़ के बारे में हम लोग लेके बताएंगे, और इसके अलावा हम थोड़ा गाइड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन। देखिए, एक और चीज़ सबसे पहले, और हाँ, सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो आप वीडियो को एक लाइक प्लीज़ कीजिए करिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बेफिक्र होकर अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपका जो डीआरडीओ सेप्टेम है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज रहती हैं, काफ़ी अच्छी जॉब है। और देखिए, डीआरडीओ से तो आप सभी लोग अच्छे से वाकिफ़ होंगे, है ना। तो ये जो डीआरडीओ सेप्टेम 10 का इस बार आया है आप लोगों का, इसका जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था ये 23 तारीख यानी कि 23 अगस्त को ही बेसिकली आपका हुआ था, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, एक मिनट, यस। इसके बाद अगर हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट जो हुए हैं आप लोगों के, ये आपके 3 यानी कि 3 सितंबर से स्टार्ट हो गए, कल से स्टार्ट हो गए हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है ये बेसिकली आपकी 23 सितंबर है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें, यानी कि 23 तारीख इसकी लास्ट है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। लेकिन एक और चीज़ देखो भाई, मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से प्लीज़ एक छोटी सी विनती, एक अपील करना चाहती हूँ। आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। हम स्टूडेंट्स कितनी बड़ी गलती करते हैं, फॉर्म हम इतना जल्दबाजी में भरते हैं ना कि हमसे इतनी मिस्टेक हो जाती है। आप देखो, जब भी फॉर्म को फिल करेंगे प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा खास ध्यान दें। आप जब भी अपना फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 से 4 बार आप अपने फॉर्म को चेक कीजिए। तो सिर्फ चेक करने का मतलब ये नहीं होता है कि बस हमने ऐसे ऊपर से सारे कॉलम देख लिए कि हमने मदर्स नेम भर दिया, फादर भर दिया, है ना, एजुकेशन डाल दिया, यानी रोल नंबर डाल दिया, ये मतलब हमने सारे कॉलम्स वगैरह भरे हैं, नहीं। ठीक है, ये मतलब नहीं होता है चेक करने का। चेक करने का मतलब होता है कि आपने जो भी रोल नंबर डाला है उसको अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, मार्कशीट से उसको चेक कीजिए। देन आपने जो वहाँ पे फिल करा है उसको चेक कीजिए। आपने जो भी आधार कार्ड नंबर डाला है उसको अपने आधार कार्ड से भी चेक करो। देन आपने जो फिल करा है दोनों को एक बार आप रिचेक कीजिए, है ना, दोनों को मिलाइएगा। ये होता है। कुछ स्टूडेंट्स बस ऊपर ऊपर से देख लेते हैं तो उनका फॉर्म लास्ट में क्या होता है, कई बार गलत हो जाता है। अभी NVS वाले स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब फेस करनी पड़ रही है, उनके फॉर्म गलत हो गए, उनसे मिस्टेक हो गई है। अब क्या हो रहा है, करेक्शन विंडो भी ओपन हुई है बट उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वो वर्क नहीं कर रही, कुछ चीज़ें एडिट नहीं हो रही हैं। तो इस तरह की आप गलती कीजिए ही मत भाई कि आपको करेक्शन विंडो की ज़रूरत पड़े। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जो साइबर कैफ़े वगैरह वालों से फॉर्म फिल कराते हैं और उन पर इतना आँख बंद करके विश्वास करते हैं, इतना तो खुद पे भी नहीं करते होंगे। तो इस तरह की गलती प्लीज़ मत कीजिए भाई। जब हम लोग अपना फॉर्म फिल करते हैं, हमसे खुद से गलती हो जाती है तो वो तो साइबर कैफ़े वाले हैं भाई, उनसे तो गलती होने के चांसेस हो सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो कंप्यूटर पे अच्छा वर्क करते हैं, कंप्यूटर के मास्टर्स हैं, उनको आता है तो वो गलती ना करें। इंसान तो हर कोई इंसान है और इंसान से ही गलती होती है। इसलिए प्लीज़ आप लोग अपने फॉर्म को चेक कीजिए, चाहे साइबर कैफ़े से भरवाया हो, चाहे खुद ने भरा हो, चाहे किसी से भरवाया हो, अपने फॉर्म को चेक ज़रूर करेंगे, है ना, ताकि करेक्शन विंडो की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर करेक्शन विंडो आपको पता है किस तरीके से करेक्शन विंडो ओपन होती है और क्या होता है फिर, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। चलिए, तो अच्छे से अपना फॉर्म अपना फिल करेंगे। अगर हम फ़ी की बात करते हैं तो फिर फ़ी कुल आपकी मात्र 100 रुपया यानी कि 100 रुपीज़ आप लोगों की फ़ीस है। जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS सबकी 100 रुपीज़ है। SC कैटेगरी, ST कैटेगरी एंड PH कैटेगरी, इन लोगों की 0 रुपये, मतलब कोई फ़ी नहीं है। और इसके अलावा जितने भी आपके फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं, जितनी भी किसी भी कैटेगरी की हो चाहे वो, सबका 0, कोई यहाँ पे चार्जेस नहीं। अब देखिए, हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट को मेंशन किया है कि भाई मिनिमम एज आप लोगों की 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर्स होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि भाई कब तक हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने एक डेट मेंशन की है कि 23 सितंबर तक आप लोगों की इतनी एज हो जानी चाहिए, है ना, ये ध्यान रखेंगे, 23 सितंबर तक। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन वही जो भी एज पर कैटेगरी मिलता है वो आपको दिया जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, जो DRDO है यानी कि आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर आपकी 1901 टोटल पोस्ट हैं। काफ़ी अच्छी खासी इसके अंदर आप लोगों की पोस्ट है।
अब क्या होता है इसके अंदर बेसिकली आपके दो रहते हैं, दो किस तरीके से रहते हैं, एक रहता है आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जिसको हम STA-B करके बोल देते हैं, ये आपकी ग्रुप बी की रहती है, और दूसरा आपकी जो पोस्ट आती है, जो पोस्ट कोड है दूसरा आप लोगों का रहता है टेक्नीशियन वाला, यानी कि A, जिसको हम ग्रुप सी की पोस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो आप टोटल पोस्ट कोड देखेंगे। अब देखिए मैं ना यहाँ पे आप लोगों को एक बार पूरा जो इसका नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ से जाके आप लोग एक बार अपनी जो भी आप लोगों की क्वालिफिकेशंस हैं जिसमें भी आप लोगों को फिल करना है उसके अकॉर्डिंग आप खुद से अपनी चेक कीजिएगा। कई बार क्या होता है जब यूट्यूब वगैरह से देखते हैं तो हमें ठीक से पता नहीं चल पाता है, फिर हम लोगों के फॉर्म में गड़बड़ होती है, काफ़ी चीज़ों में गड़बड़ होती है, और कई बार आप लोग खुद भी इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि आपको पता नहीं चल पाता है कि क्या हम उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो आप नोटिफिकेशंस को खुद से पढ़ने की भी आदत डालिए प्लीज़। अदरवाइज देखो मोटी मोटी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं सारी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, बट जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जैसे आपकी पोस्ट है, अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर में आपकी वैकेंसी है, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है, बॉटनी में है, केमिकल इंजीनियरिंग में है, केमिस्ट्री में है, कंप्यूटर साइंस में है ना, इसी तरीके से आपकी लाइब्रेरी साइंस में है, मैथमेटिक्स में है, ओके इसके अलावा आपकी फोटोग्राफी में है, फिजिक्स में है, साइकोलॉजी में है, टेक्सटाइल, जूलॉजी, मतलब बहुत सारी इसमें दी गई है। इट्स नॉट पॉसिबल कि हर एक चीज़ के बारे में सारी वैकेंसी, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से उस लिंक को ओपन करके आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप लोग देख लीजिए कि भाई आपकी इतनी क्वालिफिकेशन है या नहीं, जितनी यहाँ पे इन्होंने मांगी है, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें मैंशन करी हुई हैं। इसके अलावा आप चलो थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। अब हम बात करते थे कुछ क्वेश्चंस का ऐसा कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट होता है, सॉरी मैं कह रही हूँ क्वेश्चंस का ऐसा डाउट होता है, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट होता है कि क्या हम मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, बस ये है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग भरा जाता है, तो आप अगर चाहें तो आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। मल्टीपल पोस्ट एक से ज़्यादा पर भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ साफ लिखा हुआ है उन्होंने कि मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो दोनों पोस्ट के एग्जाम है वो एक ही दिन पड़ जाएं, तो वो आप लोगों का हेडेक है कि आप लोग उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम शिफ्ट भी सेम पड़ जाए, तो वो लोग आप लोग उसमें जानेंगे कि आपको कैसे मैनेज करना है। हो सकता है सेंटर जो दिए हैं वो भी आप लोगों के सेम ही पड़ जाए, या फिर हो सकता है अलग अलग सेंटर्स पड़ जाए, है ना। तो वो अब आप लोगों के ऊपर है, वो जिम्मेदारी आपकी है। आप चाहे तो मल्टीपल पोस्ट बिल्कुल आराम से भर सकते हैं, बट अपने रिस्क पर भरेंगे, DRDO के रिस्क पर नहीं भरेंगे, ठीक है। थोड़ा इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो देखो यहाँ पे आपका जो एग्जाम रहता है वो 2 फेजेस में, है ना, यानी कि आप लोगों का 2 लेवल रहते हैं। सबसे पहले जो आपका एग्जाम रहेगा वो आपका CBT रहेगा फॉर द स्क्रीनिंग। CBT फॉर स्क्रीनिंग जो रहेगा, इसके अंदर आपके टोटल क्वेश्चंस 120 आएंगे, टोटल मार्क्स भी आपको 120 का आपका पेपर रहेगा, और 90 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ध्यान रखना। अब जो आपके सब्जेक्ट्स आते हैं इसमें क्या क्या आते हैं ध्यान से सुनेंगे। और देखो भाई ये वाला जो आपका CBT फॉर स्क्रीनिंग है जो मैं आपको भी बता रही हूँ, ये जितनी भी आपकी पोस्ट है, चाहे आपने किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करा हो, सभी के लिए सेम रहेगा, ये सभी के लिए कॉमन है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का क्वांटिटेटिव एबिलिटी या फिर एप्टीट्यूड जिसको आप बोल देते हैं ये रहेगा। इसके अलावा आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग एबिलिटी ये रहेगी, जनरल अवेयरनेस रहेगा। इसके बाद आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो कि बड़ा बेसिक सा रहता है, उसके बाद आपका जनरल साइंस, ये आप लोगों के सब्जेक्ट्स रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इससे। अब देखो आपको क्या करना है, जब तक आप इन चीज को क्वालिफाई, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर आपने CBT फॉर स्क्रीनिंग आपने पहला वाला लेवल क्वालिफाई कर लिया, तब आप लेवल 2 के अंदर जाएंगे, है ना, और आपका जो मेरिट बनेगी वो आपकी सिर्फ लेवल 2 से बनेगी। वहाँ पे तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। जैसे कि आप लोगों के जो आपकी अनडिजर्व कैटेगरी है, जो आपकी OBC कैटेगरी है, इनको तो यहाँ पे 40% लेके आना है। अगर वो 40% नहीं लाते हैं तो वो सेकंड वाला नहीं दे पाएंगे, वहाँ पे आप नहीं जा पाओगे। इसी तरीके से जो SC ST कैटेगरी है, यहाँ उनको बेसिकली जो उनको क्वालिफाइंग करना है वो 35% पे उन लोगों का क्वालिफाई हो जाएगा। तो वो भी तभी क्वालिफाई अगर आपने करा तभी आप सेकंड लेवल दे पाओगे, ध्यान रखना। अब जो आपका सेकंड वाला लेवल रहेगा, यानी कि जो आपका CBT फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन वाला जो रहेगा, इसके अंदर आपके टेस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपने पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करा है उससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के रहेंगे, और 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है, ये आप ध्यान रखना, ओके। और जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी सेकंड लेवल से ही बनेगी। ये सभी पोस्ट के लिए है, ऐसा नहीं कि मैं किसी एक के लिए बता रही हूँ, जितनी भी आपकी पोस्ट है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब आता है कि जी मीडियम क्या होगा, तो मीडियम आपका बायलिंगुअल रहेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, तो हिंदी बायलिंगुअल मीन्स हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों का पेपर रहेगा, जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगे, सुटेबल हो, आप उसमें अपना एग्जाम दीजिए।
ये तो थी आप लोगों की यहाँ तक की बातें। अब इसके अलावा जो दूसरा वाला पार्ट्स है, यानी कि जो टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स का है, उनका मैं आपको बता देती हूँ एक बार। एक और चीज़, 1 मिनट, हाँ, उन लोगों का किस तरीके से रहेगा, है ना। और देखो जो एग्जाम सेंटर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो एग्जाम सेंटर से आपका यूपी में इन्होंने दिया है, राजस्थान है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद आपका बिहार, इसके अलावा आपके बहुत सारे स्टेट्स हैं, काफ़ी सारे इन्होंने स्टेट्स दिए हैं। तो आपको अपने हिसाब से देखेंगे, जब भी आप लोग फॉर्म फिल वगैरह करेंगे उस हिसाब से बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि आप लोग के एग्जाम सेंटर्स क्या रहते हैं, राइट। ओके, सो ये आप लोगों का ये रहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आप लोगों की दूसरी वाली जो पोस्ट है, ठीक है, उसमें आप लोगों का क्या रहेगा, यानी कि जो आपकी ग्रुप सी वाली रहेगी, यहाँ पे आपका सेम वही रहेगा। सबसे पहला आपका रहेगा सीबीटी प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे आपका किस तरीके से रहेगा भाई, वही आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इंटेलिजेंस, उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो कि बड़ी बेसिक नॉलेज, और साथ में यहाँ पे आपका सेक्शन 2, यहाँ पे आप लोगों के 2 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन बी भी रहेगा जहाँ पे आप लोगों के पोस्ट कोरिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो जनरल अवेयरनेस, जो आपका सेक्शन ए रहेगा, वहाँ पे आप लोगों के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, और जो सेक्शन बी रहेगा वहाँ पे आप लोगों के 80 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल आपका वही 120 टोटल मार्क्स का रहेगा, और टाइम आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा। इसके अलावा जो आप लोगों का फिर दूसरा वाला लेवल रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के वही पोस्ट कोरिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ में आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिकल स्किल्स वगैरह वो लोग देखेंगे, और ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये था आप लोगों का पूरा एग्जाम पैटर्न। सिलेबस मैं आप लोगों को बताई चुकी। अब देखो, अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल सिलेबस की। तो देखो, मैंने ना यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करके मैंने आपको चीज़ शेयर कर दी है ना। तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डर पे सारी चीज़ें हैं, आप उसको इजीली देख लीजिए। पूरा डिटेल में सिलेबस है, यहाँ से आप लोग देखिए कि ये टॉपिक्स आपको मेनली पढ़ने होते हैं। अब देखो, एक और बात आती है कि हम बुक कौन सी ले। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मैम कौन सी बुक से हम लोग करें। तो देखो, मैं आपको पहले तो ये चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ। आप लोग ये सोचते हैं कि ये वाला पेपर आ रहा है तो इसके लिए हिंदी के लिए कोई और बुक लेके आओ, इसके लिए इंग्लिश के लिए कोई और से लेके आओ, ठीक है। सबसे पहले तो आप एग्जाम्स में कॉमन चीज़ें निकालना सीखिए, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना सीखिए। जब आपको ये पता है कि भाई इस एग्जाम में आपकी इंग्लिश भी आ रही है, और जितने भी आपके एग्जाम से मान लीजिए जो आप एग्जाम देते हैं सब में आपको पता है कि इंग्लिश आती है मोस्टली, सब में रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, हिंदी आती है, आपको सब पता है। तो आप एक एक ऑथेंटिक बुक अपने पास रख लीजिए कि आप कोई भी एग्जाम देंगे उस बुक को आप, ऑथेंटिक बुक को आप पढ़ेंगे तो आपका ये नहीं कि सिर्फ एक ही एग्जाम का उससे काम चलेगा, जितने आप एग्जाम देंगे सभी के लिए वो बेसिकली आपकी यूजफुल रहेंगी। कोई मतलब आप सभी एग्जाम्स के लिए आपको कोई ऐसी पर्टिकुलर अलग अलग बुक्स नहीं लेनी होती हैं। आप कुछ हर एग्जाम के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए मतलब आप एक एक बुक लेके रख लीजिए, 1 से 2 बुक्स आप लोग ले लीजिए, है ना। फिर आप हर एग्जाम के लिए उन्हीं बुक्स को पढ़िए, नहीं कि अलग से आपको कुछ अदर बुक से पढ़ना होगा। बस आपको सिलेबस पता है कि भाई ये मेरे टॉपिक्स आते हैं, आपको पता है कि ये मेरे पास इतनी अच्छी बुक है कि इसमें सारे टॉपिक्स हैं, आप उनसे कीजिए। जैसे कि मैंने आपको हिंदी के लिए बताया हुआ है, जिस एग्जाम्स में हिंदी आती है वहाँ पे आप आदित्य पब्लिकेशन ले सकते हो, लुसेंट ले सकते हो, ये 2 बुक्स बहुत अच्छी है। वो बात अलग है कि आदित्य में मिस्टेक्स भी काफ़ी हैं हिंदी में, इसमें कोई शक नहीं है, बट वो आप देखिए, लेकिन बुक अच्छी है, चीज़ें कवर करती है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे गाइड वगैरह ले लेते हैं, जैसे आपको बताती हूँ, ये देखो एक गाइड है मेरे पास, ठीक है, ये DRDO के लिए है, राइट, ये गाइड है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, गाइड के भरोसे पढ़ते हैं कि चलो एक अच्छी सी गाइड ले लो जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स आ जाए, उससे हमारा कवर हो जाएगा। तो देखो ये बहुत बड़ी गलती होती है इंसान की। गाइड वगैरह से कभी भी आप अगर सोचते हो ना कि आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप सिलेबस कवर करने के लिए अगर आपको अच्छे से डीपली पढ़ना है एग्जाम निकालने के पर्पज से, तो फिर आप एक अच्छी सी ऑथेंटिक बुक ले लीजिए हर एक सब्जेक्ट्स की। जैसे मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल प्रेफर कर सकते हो, अच्छी बुक है, उसमें आपका बिल्कुल बेसिक से लेके अच्छे टफ लेवल तक के क्वेश्चंस हैं, है ना। इसके अलावा बहुत बुक्स होती हैं, जैसे अगर आपको अच्छा पता है, आपके पास जो भी आप अच्छे से जानते हो हर चीज़ के बारे में। मैं आपको मेनली गाइड के बारे में बता रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे आपको सिलेबस दिया हुआ है पूरा, ठीक है। मैं आपको इसका सिलेबस भी शेयर कर दूंगी स्क्रीनशॉट पे, तो आप देख लेना, इसमें जो पूरा सिलेबस दिया हुआ है, अच्छे खासे टॉपिक्स दिए हुए हैं। अगर आप सोचते हो ना गाइड से पढ़ लेंगे, तो देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे कोई ऐसा डीपली आपको चैप्टर वाइज नहीं दिया होता कि आप डीपली, जैसे नंबर सीरीज है तो डायरेक्टली इसके कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं, फिर ठीक है प्रैक्टिस करने के लिए। इस तरीके से हर एक चैप्टर के कोई क्वेश्चन यहाँ पे ये लोग डीप से नहीं समझाते हैं, बस क्वेश्चंस दे देता है, कुछ क्वेश्चंस देता है। लेकिन वही चीज़ अगर आप ऑथेंटिक बुक से पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको चीज़ों को डीपली समझाया जाता है। उसके बाद आपको बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस देते हैं, और क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आप उन सब की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका ईजिली काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बट गाइड में इतने सारे क्वेश्चंस नहीं होते, इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते, इतना ज़्यादा उनका लेवल नहीं रहता है, तो उससे पढ़ के इतना कुछ बेनिफिशियल आपको नहीं लगेगा, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी तरीके से बता रही हूँ ताकि आप लोगों का लॉस ना हो। गाइड आप देखो जब भी यूज़ कर सकते हो, मान लो आपका सिलेबस पूरा कवर है, आपके पास ऑथेंटिक बुक्स हैं, ठीक है।
तो आपने सोचा कि चलो भाई मैंने इंग्लिश एसपी बख्शी से, लुसेंट जो भी आपके पास होके मैंने उससे पढ़ी, मेरा कोई चैप्टर है मैंने उससे अपनी बुक पढ़ी। अब साइड में मेरे पास एक गाइड है उस एग्जाम की, ठीक है, मैंने गाइड निकाला, मैंने जब अपनी तैयारी उस बुक से पढ़ ली, उसका पूरा टॉपिक कर लिया, उससे क्वेश्चंस कर लिए, फिर मैंने गाइड में खोला, गाइड में देखा कि कहीं कुछ नई चीज़ तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सारी बुक हर एक चीज़ कवर नहीं करती है, कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रहती है, तब आप अपनी गाइड का यूज़ कीजिए, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं इतने सारे, उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बट अगर आप ये सोचें कि नहीं हम कोई ऑथेंटिक बुक से नहीं पढ़ेंगे, सीधा गाइड उठाएंगे जो सारे, जिसके अंदर बेसिकली आपके सारे सब्जेक्ट्स होंगे और उन्हीं से हम लोग कवर करके जाएंगे, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता है कि भाई आप एक का एग्जाम अच्छे नंबर से बेसिकली पास हो जाए। वो बात अलग है कि तुक्के से निकल जाए, वो एक अलग चीज़ है, बट चांसेस थोड़े कम होते हैं गाइड वगैरह से पढ़ के एग्जाम्स देने के, क्योंकि वो उसमें सारी चीज़ें कवर नहीं होती हैं, बी ऑनेस्ट, हर चीज़ें नहीं होती उसमें कवर। मैंने भी कुछ गाइड्स ली हुई हैं, मुझे पता है वो कितनी यूजफुल होती हैं, उसमें इतना कुछ नहीं होता है। आपको, हमें जब हम तैयारी करते हैं तो हमको जरूरत होती है थोड़ा डीप स्टडी करें, हम हर एक टाइप के क्वेश्चंस पढ़ें, क्योंकि देखो हमें नहीं पता होता कि किस तरह का क्वेश्चन आ जाए, वो तो एग्जामिनर ही जानता है, मानते हो ना इस चीज़ को। तो वही चीज़ है, इसलिए हमें नहीं पता होता, इसलिए हम लोग ऑथेंटिक बुक्स का यूज़ करते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स का यूज़ करते हैं, वहाँ से अपना सिलेबस कवर करते हैं। उसके बाद आप लोग चाहे कितनी गाइड लीजिए, वो आप लोगों की मर्जी है, गाइड आपको बढ़िया गाइड कर देगी। सो ये चीज़ें आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, इसलिए गाइड वगैरह के पीछे ना भाग के अच्छी अच्छी बुक्स ले लीजिए जिसमें वो सारे आपके टॉपिक्स हों और उनसे आप लोग अपना सिलेबस कवर कीजिए, राइट। इसके अलावा कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम रहती है डिस्कस कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगेन वही चीज़, अगर आपको पसंद आती है वीडियो, आपके लिए यूज़फुल, आपको लगती है कि यूज़फुल है, तो आप वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिए वीडियो, और अपना इसी तरीके से प्यार एंड सपोर्ट हम पे बना के रखिए। एंड थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।